So now we'll talk about estrogen. सबसे पहले हमको पता है कि ईस्ट्रोजन की वो फॉर्म जो कि ओवरीज के अंदर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है वो है ईस्ट्राडायोल। ठीक है, अब अगर हम बाहर से ईस्ट्रोजन देते हैं, लाइक अगर हम ओरली देते हैं तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना वो बहुत कम होती है, तो ओरल यूज़ के लिए हम इसको माइक्रोनाइज फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा हम इसको ट्रांसडर्मली या फिर वेजाइनल क्रीम्स की फॉर्म में या हम इसको इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट्राडायोल थायोपनेट। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रिलाई करता है साइटोक्रोम P450 पर। तो अगर आप चाहो, अगर आप इसकी जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करना चाहते हो तो आप साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर्स दे दो, ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन की जो इनहिबिशन है वो हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल एस्ट्रोजन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पर, और अगर हम बाहर से एस्ट्रोजन दे रहे हैं तो उसको हम कहाँ-कहाँ, किन-किन डिज़ीज़ में दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्ट्स की, तो हमें पता है कि इसने नॉर्मल फीमेल की रिप्रोडक्शन करवानी है, जेनिटल्स की ग्रोथ करवानी है, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। मेटाबॉलिक, अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो इसने बोन की रिज़ॉर्प्शन करवानी होती है, मतलब बोन की रिज़ॉर्प्शन को कम करवाना होता है। अगर आप ने कभी फ़ोकस किया हो कि वो जो पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन होती हैं, उनके अंदर, उनके बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी बोन्स जो होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन कम हो गया है, जिसने क्या करना था, बोन के रिज़ॉर्प्शन को कम करके बोन को मेंटेन करके रखना था। दिस इज़ द रीज़न कि आपकी जो पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन होती हैं, उनकी बोन वीक हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की जो है वो अब डेफ़िशिएंसी है। इसके अलावा एलडीएल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज़ करता है, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको इंक्रीज़ करके रख रहा है। साथ-साथ ये ब्लड सर्कुलेशन भी करवाता है। तो याद रखना है कि वैसे तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये फिर यही जो इसका इफ़ेक्ट है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लाइक क्योंकि वो सीवियस इवेंट कॉज़ करवा देगा। हो सकता है थ्रोम्बस वगैरह की फॉर्मेशन करवा दे और आपको सीवियस डिसीज़ देखने को मिल सकती हैं। साथ-साथ अभी मैंने कहा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन कर रहा है, तो ये ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाता है। लेकिन अगेन अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए वहाँ और ब्रेस्ट के अंदर ओवरग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, तो हो सकता है कि ये आपका जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर दे। सिमिलरली मैंने क्या कहा कि ये एंडोमेट्रियम की भी ग्रोथ करवाता है, क्योंकि इसका फंक्शन है कि फीमेल के सारे जो डेवलपमेंट है वो करवाना। तो अगर अगेन इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ये एंडोमेट्रियम में ओवरग्रोथ करवा सकता है, वहाँ पे हाइपरप्लेजिया कॉज़ करवा सकता है और वहाँ पे कार्सिनोमा का, कैंसर का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि एस्ट्रोजन का आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सीवीएस इवेंट और एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा आपको ऑब्ज़र्व करने को मिल सकते हैं। अब हम ईस्ट्रोजन को बेसिकली किन-किन डिज़ीज़ में यूज़ करते हैं और कब-कब हम इसकी ये जो ओरल फॉर्म है, जो ट्रांसडर्मल फॉर्म में देते हैं, तो सबसे पहला तो वही हाइपोगोनाडिज़्म। इसके अलावा जो बोन लॉस है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको दे सकते हैं। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि बोन रिज़ॉर्प्शन को कम करता है। एंड ऑल्सो हम इसको हॉट फ्लशेज़, एट्रोपिक चेंजेस, और हाँ, साथ-साथ हम इसको एज़ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह, आपको पता है कि एस्ट्रोजन जो है जब वो नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को और एलएच को। अब जब एफएसएच और एलएच नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी, और जब फीमेल कंसीव नहीं करेगी तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन को एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन को भी हम एज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं, मगर कौन सी फॉर्म होती हैं? इथाइनाइल, एस्ट्राडायोल एंड मेस्ट्रानोल। तो ये तो हमने बात की एस्ट्रोजन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी एस्ट्रोजन की, जिसके अंदर सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट एसईआरएम। तो एसईआरएम मीन्स सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये हमारे पास कुछ मिक्स टाइप की ड्रग्स होती हैं। एज द नेम इंडिकेट सिलेक्टिव, तो ये कहीं कहीं सिलेक्टिव जगह पे एंटागोनिस्ट, एज एन एंटागोनिस्ट वर्क करेंगी, लेकिन बाकी के ऑर्गन्स में ये एस्ट्रोजन की तरह ही काम करती हैं। ऑल्दो ये एंटागोनिस्ट है, मगर सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में एज एंटागोनिस्ट काम करेंगी, बाकी सारे जो ऑर्गन्स है वहाँ पे एस्ट्रोजन की तरह ही काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रग है टेमोक्सिफिन। ये टेमोक्सिफिन है, ये आपके ब्रेस्ट में तो एज एंटागोनिस्ट काम करती है, मगर वो बोन में, लिवर में, एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन की तरह ही काम करती है। वो कैसे? हमें पता है कि एस्ट्रोजन का काम है ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाना, डेवलपमेंट करवाना, लेकिन मैंने कहा क्योंकि वहाँ पे एंटागोनिस्ट काम करेगी तो इसलिए वहाँ पे ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होने देगी। दिस इज़ द रीज़न कि हम टेमोक्सिफिन को ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ मैंने कहा कि ये बाकी जगह पे एज़ एगोनिस्ट ही काम करती है, एस्ट्रोजन की तरह ही काम करती है। तो बोन के अंदर
एस्ट्रोजन का क्या काम था कि वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर रही थी। तो इसलिए हम टैमोक्सिफेन को ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगी, वहाँ पे बोन डिसॉर्प्शन को कम कर देगी। अभी हमने फंक्शन में देखा था कि एस्ट्रोजन बोन डिसॉर्प्शन को कम कर देती है, ठीक है। मगर एक और मसला ये हो सकता है कि ये एंडोमेट्रियम में भी एस्ट्रोजन की तरह ही काम करती है। और एस्ट्रोजन का क्या काम था कि उसकी वजह से एंडोमेट्रियम कैंसर का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि उसका काम है कि उसने ब्रेस्ट की एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवानी होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगी, वहाँ डेवलपमेंट करवाएगी, एज अ रिजल्ट इसकी टॉक्सिसिटी में आपको एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कार्सिनोमा का रिस्क भी हो, ठीक है। तो हमने देखा टैमोक्सिफेन को, और इसको ब्रेस्ट कैंसर के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी माना जाता है, सही है। तो मैंने कहा कि टैमोक्सिफेन सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट काम करेगी, बाकी हर जगह पे एस्ट्रोजन की तरह ही काम करेगी, ठीक है। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसकी, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एक है टॉर्मिफीन। ये जो टॉर्मिफीन है, ये हमारे पास सेम इसकी तरह ही काम करती है। देन हमारे पास रिलॉक्सिफिन है। रिलॉक्सिफिन को हम यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ये एज एंटागोनिस्ट काम करती है सीएनएस में और ब्रेस्ट में बिल्कुल इसकी तरह। तो हम इसको भी ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट में एज एंटागोनिस्ट काम कर रही है। और साथ में इसको ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बोन में इसकी तरह ही एज एगोनिस्ट काम कर रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है उसका नाम है बेज़डॉक्सिफिन। ये जो बेज़डॉक्सिफिन है इसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। हमें पता है, मैं पहले भी बहुत वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जो पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन होती हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से उनके जो बोन है, वो उनकी जो एडॉप्शन है वो होती रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है उनको, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ को इनहिबिट करने के लिए हम ये एससीआरएम वाली ड्रग्स दे रहे हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट हो रही है। अगेन है तो ये एंटी एस्ट्रोजन, मगर ये काम सारे एस्ट्रोजन वाले कर रही हैं, बेज़डॉक्सिफिन, ठीक है। फिर हमारे पास एक और ड्रग होती है क्लोमिफिन। ये हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट होती है एस्ट्रोजन की, ठीक है। तो ये आधा काम एस्ट्रोजन वाला करेगी, आधा नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमने एससीआरएम देखी, जो कि हैं तो एंटागोनिस्ट में, लेकिन ये कुछ मिक्स टाइप काम करती हैं। और टॉक्सिसिटी में हमने देखा कि मैं हॉट फ्लशेस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वही जो इसका था, एस्ट्रोजन का था, क्योंकि इसने ब्लड कोगुलेशन करवानी थी। तो हो सकता है कि थ्रोम्बस के और फिर एम्बोलिज्म के चांसेस हों, तो इसलिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से टॉक्सिसिटी में है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, वही यहाँ पे भी कैंसर का रिस्क इंक्रीज, तो यहाँ पर भी इंक्रीज है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है इन एससीआरएम और एस्ट्रोजन में कि वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज़ कर रहे थे, मगर हमने देखा कि हमारे पास ये जो टैमोक्सिफिन है, टॉर्मिफिन है, इसके अलावा ये जो रिलॉक्सिफिन है, ये सब एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं ब्रेस्ट में। तो इनकी वजह से ब्रेस्ट कार्सिनोमा का चांस नहीं, बल्कि उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास प्योरली एंटागोनिस्ट है, तो अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एज एंटागोनिस्ट ही काम करेंगे। तो इसके अंदर एक ड्रग है हमारे पास फुलवेस्ट्रेंट। वो लोग जो कि इस फर्स्ट लाइन थेरेपी से वो होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए हम ये फुलवेस्ट्रेंट यूज़ कर लेते हैं। हो सकता है कि टैमोक्सिफिन के लिए कोई रेजिस्टेंट हो, तो आप फुलवेस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर द एडजुवेंट ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर एंड दैट इज रेजिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी, ठीक है। फिर अगर हमें याद हो, अगर हमने एस्ट्रोजन की सिंथेसिस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी इन आर सेकेंड ईयर और इन आर फर्स्ट ईयर, तो हमें याद होगा कि हमारे पास लास्ट स्टेप पे ना एक एंजाइम होता है, एरोमेटेज इनहिबिटर। अगर हम उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो हम एस्ट्रोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये जो एरोमेटिक इनहिबिटर है, ये भी एक एंटी एस्ट्रोजन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास है एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, इसके अलावा एक्जिमेस्टिन, ठीक है। ये तीनों ही आपके पास क्या हैं, एरोमेटिक इनहिबिटर्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एक्जिमेस्टिन है, इसके जो इफेक्ट होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ दी ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जो बहुत मेन रीज़न होती है वो होती है कि एस्ट्रोजन का सर्ज हुआ हुआ होता है, और एस्ट्रोजन इतनी ज़्यादा ग्रोथ करवा रहा होता है ब्रेस्ट की, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का हाइपरप्लेजिया एंड देन कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमें एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देनी होती है, तो हम टैमोक्सिफिन दे सकते हैं, फुल वेस्टर्न दे सकते हैं, इसके अलावा ये एरोमेटिक इनहिबिटर लाइक एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल एंड एक्जिमेस्टिन दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक और ड्रग याद रखनी है, इसको स्पेशली ना एंडोमेट्रियोसिस में पेन जो होता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ डेनाजोल। जो डेनाजोल है क्या करती है, साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है। अभी मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो रिलाई इस पे करता है, साइटोक्रोम P450 पे। अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो हम ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रोडक्शन है और इसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो आपने इसको इनहिबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका एस्ट्रोजन इनहिबिट हो गया, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। इसके अलावा एक फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट, ये एक डिजीज़ होती है, इसको भी आप ट्रीट कर सकते हो बाय गिविंग डेनाजोल, ठीक है। इसके भी आपके पास जो टॉक्सिसिटी है उसके अंदर आपको
हॉट फ्लैशेस और बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, बाकी सारी ड्रग्स होती हैं वो आपकी बोन्स के लिए काइंड ऑफ बेनिफिशियल थी, लेकिन ये बोन की जो डेंसिटी है उसको कम कर रही है, इसलिए आपको साथ साथ आपको मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं और आपको जॉइंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लाइक आर्थ्रालजिया, आर्थराइटिस एंड आर्थरोसिस। सो ये था हमारे पास एस्ट्रोजन। वी आर डन विद एस्ट्रोजन।